हेलो आप सब लोगों को लक्ष्य का चौथा सेट आपने बनाया होगा। अब हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप लोग एक चीज करोगे, कंप्रीहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट दोनों को मैं पर्टिकुलर करके टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट का आइडिया नहीं है कितना पूछेगा वो एग्जामिनेशन में। कंप्रीहेंशन तो तुम्हारा बहुत ज्यादा रहेगा। सो कंप्रीहेंशन पे वर्कआउट करते रहो, क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करते रहो। इन तीनों पे पर्टिकुलर होकर करो, क्योंकि बाकी चीजों में तुम्हारे कितने दिनों से तुम काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। रीजनरेशन का स्पेलिंग रीजेनरेशन होता है ना, RA। सो क्वेश्चन नंबर 1 वाज नॉट डिफिकल्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तो जरा, आपके पास कभी भी सेंटेंसेस में बनाना हो तो जरा ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लीजिएगा। हमेशा पहला स्टार्टिंग स्टेप होता है ऑप्शन पे नजर डालना। अब अगर आप देखो तो चारों में फर्स्ट स्टेटमेंट अलग अलग है। अब इसमें देखो, फॉर इंस्टेंस अगर लिखा हुआ है तो ये तो किसी चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर उसके बाद के तीनों में से कंफ्यूजन है और कहीं पे कोई वर्ड नहीं है जिसमें मैं बोल सकूं कि जैसे इसको मैंने ए छांट दिया तो तुम्हारा बी निकल जाएगा। लेकिन तुम अगर ये टॉपिक तो एक ही है ना, तो अगर टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखो तो तुम्हारे डी में इंट्रोडक्शन जा रहा है। आप ध्यान दो, डी में इंट्रोडक्शन जा रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्शन, फुल एम्प्लॉयमेंट, द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस which constitute the accepted objectives of planning under। और आगे आगे में भी अगर देखो तो तुम्हारा ये there is a conflict between one objective and the another। तो ऑब्जेक्टिव तो पहले हमें बताना पड़ेगा, so it has to be D as the first sentence। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब ये पैसिव दिया हुआ तो एक्टिव देना है ना, और एक्टिव में तो डूअर को शुरू में रखना पड़ेगा। सो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आसान था ये क्वेश्चन। मूव कीजिए नेक्स्ट में। द स्टूडेंट्स टुक कॉपियस नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर। उन्होंने कॉपियस नोट्स बनाए। कॉपियस का सिनोनिम तुमसे पूछ रहा है, और कॉपियस का मतलब होता है प्रचुर। समझिए, अब आपके पास बाउंटियस एंड अबाउंडिंग दोनों चीजों को प्रचुर के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, एलॉन्ग विथ एग्जॉस्टिव, जो आंसर है। बाउंटियस हमेशा नेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो उसने जैसे नेचर इज बाउंटियस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, बाउंटियस ऑन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मतलब उसने प्रकृति बहुत उदार है, उदार के हिसाब से। और अबाउंडिंग कोई चीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, तो उसको अबाउंडिंग करते हैं हम लोग, और उसमें इन लगाते हैं। लेकिन नोट्स की बात होगी तो एग्जॉस्टिव नोट्स होगा। सो एग्जॉस्टिव का आप ये ध्यान रखना कि इसको एग्जॉस्ट से मतलब नहीं है, जिसका मतलब थकाना या खत्म करना होता है। अगर आपको थकाने वाले वर्ड में डालना है तो एग्जॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं। एग्जॉस्टिव स्टडी बहुत वाइड, विस्तार से विस्तृत, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा जाता है। नेक्स्ट, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छा, अनविलिंगनेस। तो अनविलिंगनेस का उल्टा तो तुम्हारा ईगरनेस ही होगा ना। इस फ्रेज का मीनिंग पूछ रहा है, फेल फाउल ऑफ, एंड दैट इज क्वेरल विथ, किसी से झगड़ा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये ध्यान देना, इस नरेशन में देयर आर टू सेंटेंसेस। जब अनइन्वर्टेड कॉमा में दो सेंटेंस हो तो दोनों का टोन अलग अलग देखा जाता है। और उसने पहले बोला गुड मॉर्निंग तो उसने विश किया।
आई टोल्ड गुड मॉर्निंग नहीं होगा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट। अब खाली इतने दूर में अंतर है वी और दे में। लेट अस का दोनों बनता है। लेट अस का जब आप वॉइस बनाते हो, सॉरी नरेशन बनाते हो, इनडायरेक्ट में लिखते हो, तो आपका दोनों बनता है, वी शुड और दे शुड। अंतर यह है कि अगर यहां ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में से किसी भी जगह पे आई अगर हो, मतलब यहां पे आई और यहां पे मी, तो वी शुड होगा। और अगर यहां और यहां दोनों में से कुछ में, जैसे राम टोल्ड हिज फ्रेंड, तो दे शुड हो जाएगा। चूंकि आई दिया हुआ है इसीलिए वी शुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान देना, इफ ऑल दोज फैक्टर्स टर्न आउट टू बी फेवरेबल, इंडिया विल स्टार्ट। यहां पे लगा हुआ है प्रीपोजिशन ऑन। अब रिच के साथ तो ऑन होता नहीं है। गोइंग ऑन आपका पॉपुलरली पढ़ा हुआ है, बट गोइंग ऑन का मतलब कोई किसी चीज का जारी रहना, और यहां है इंडिया विल स्टार्ट। अब डेवलपिंग ऑन या मूविंग ऑन, और मूव के साथ आप लगाते हो ऑन, नॉट डेवलप के साथ। इंडिया मूव करना शुरू करेगा ऑन द पाथ ऑफ, ऑन अ फास्टर ग्रोथ पाथ। ध्यान से बनाइएगा आप लोग। हाँ, एक नरेशन का क्वेश्चन, ये सॉरी वॉइस का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड लगा हुआ, और ये सिर्फ पैसिव वॉइस में बनाने के समय में इस रूल का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके बनाने मतलब क्वेश्चन में अगर नेगेटिव कोई वर्ड लगा हुआ है, नथिंग, नोवेयर, तो इस नॉट को उठा के जब आप वॉइस चेंज कीजिएगा तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ दीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ उसको रख देना होता है। तो अगर यहां कैन लिखा हुआ है तो कैन नॉट हो जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन में। एंड आंसर इज वी कैन नॉट गेट एनीथिंग विदाउट एफर्ट। इस रूल को ध्यान रखिएगा कि नथिंग, निगेटिव कोई भी प्रोनाउन या एडवर्ब लगा हुआ है तो आपको जब उसका वॉइस चेंज करना है तो उस नेगेटिव प्रोनाउन का नॉट निकाल के ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raj could not pay the bill, so he asked the owner to put it on credit. On credit का होता है ना on the cuff। on the cuff का मतलब खाते में लिख देना, मतलब बकाया लगा देना। In the offing, that is about to happen, वो चीज अभी होने वाला है। In the saddle, in control, and on cloud 9, very happy, बहुत अधिक खुश। See the generous man, जेनरस का उल्टा जरा ध्यान दीजिए कि आपके पास जेनरस में आप क्या डालोगे, कंजूसी होगा ना, स्टिंजी, क्योंकि सेल्फिश स्वार्थी होता है तो वो सेल्फलेस वाला मीनिंग होना चाहिए। जेनरस का मतलब उदार। इग्नोबल, नोबल का उल्टा, नोबल मतलब सभ्य होता है, उसका उल्टा इग्नोबल। एंड अनचैरिटेबल, दैट इज हार्श, कठोर। अनचैरिटेबल कमेंट आदि होता है, हमारी बोली हुई बात बहुत अगर कड़वी हो तो दैट इज अनचैरिटेबल। सो तुम्हारा इसलिए मतलब कंजूस, जेनरस का उल्टा। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम, तो इफ या वेदर लगेगा, चूंकि अगर इंटरोगेटिव बना हुआ है तो दैट तो लगेगा नहीं, डिड बाहर आएगा नहीं, तो ये दोनों तो वैसे भी काट लेते हैं, और यहां पे नोज लिखा हुआ है तो ये भी कट जाएगा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, देखते रहिए। वी डैश द फैमिली मेंबर्स आफ्टर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रीफ एट द ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी हुआ था उस पर अपना दुख व्यक्त करने के बाद हमने फैमिली मेंबर्स को ये किया। ठीक है, आप कंसोल करोगे, आप उनको सांत्वना दोगे, ढाढ़स बंधाओगे, क्योंकि कंडोल
किसी के मरने पे हम किसी को शोक संदेश देते हैं, जो उसके फैमिली मेंबर्स को हम अपनी सहानुभूति जाहिर करते हैं, तो हम लोग कंडोल करते हैं। मॉर्न, वो भी किसी के बुरे, और हमने यहां पे अपना ग्रीफ ऑलरेडी व्यक्त कर लिया है, तो मॉर्न द फैमिली मेंबर्स। मॉर्न द फैमिली मेंबर्स मतलब फैमिली मेंबर्स मर गए थे, हमने उनको ढाढ़स बंधाया। इनकरेक्टली, आप जरा ध्यान दो कि कौन सा वर्ड आप टेकअप करोगे। इडियोसी, इडियट, इडियट का नाउन है, यहां पे सी होता है, इडियोसी। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अभी आपके लिए कितना आप कंफर्टेबली बना रहे हो नहीं पता चलता, लेकिन आपको बताना चाहिए। एक दोनों सेंटेंस को आराम से पढ़ लीजिए, इससे अलग थॉट इसके बीच में डालना है। एवरी ईयर द लाइव्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.25 मिलियन पीपल आर कट शॉर्ट एज ए रिजल्ट ऑफ रोड ट्रैफिक क्रैश। इतने लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है रोड ट्रैफिक में। These losses arise from the cost of treatment as well as reduced lost productivity for those killed or disabled। मतलब ये जो हानियां होती हैं, वो कोई मर जाता है, कोई अपंग हो जाता है, उसके चलते हैं। मतलब अभी भी उस रोड क्रैश का आपको निगेटिव एस्पेक्ट ही बात कर रहा है, उसके फैक्ट को ही बता रहा है। अब आप जरा ध्यान दो कि आपका क्या क्यू नंबर में जहां पे लिखा हुआ एविडेंस फ्रॉम मेनी कंट्रीज शोज दैट ड्रामेटिक सक्सेसेस लिखा हुआ है, क्या हम यहां पे सक्सेस की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और क्यू में अगर सक्सेस लगा है तो तुम्हारा बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, सक्सेस तो आएगा ही नहीं। बाकी बचा बिटवीन, अभी पी आर या एस आर, ध्यान दो देना, आर तो कंफर्म है, दोनों में है, पी और एस। मैं यही बोलता हूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट हमेशा ऑप्शंस को सामने में रख के अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। आप जरा एस में देखो, रोड ट्रैफिक इंजरीज हैव बीन नेग्लेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल हेल्थ। इसको ग्लोबल हेल्थ एजेंडा में नेग्लेक्ट किया गया है। ये टॉपिक अभी है ही नहीं ना, अभी तो उसका असर दिखा रहा है। यहां देखो, 20 to 50 million more people suffer non-fatal injuries, वो उनको चोट लगती है, डिसेबिलिटी होता है, तो फिर तुम्हारा पी और आर एक साथ आएगा। हम क्योंकि एस नहीं डाल सकते। मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेंटेंस में आप जरा ध्यान दो कि अगर ऑप्शन पे देखो तो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस में दो जगह पे ए और एक जगह पे बी और एक जगह पे डी दिया हुआ है, क्योंकि पैसेज कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। अब अगर आप अपने सेंटेंस अरेंजमेंट के बनाने के ट्रिक से बनाओ तो देखो, द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस, इसका परिणाम ये होता है कि, किसका परिणाम? ये फर्स्ट सेंटेंस तो हो नहीं सकता, तो जब ए नहीं होगा तो तुम्हारा ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब बी देखो, बट, लेकिन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू डू दिस, इस काम को करने की एबिलिटी, किस काम को भाई? तो बी भी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं जाएगा। सो से उसने शुरू किया है, बट और कोई सेंटेंस में नहीं है ऐसा वर्ड जिससे हम डिसाइड करें, जैसे यहां पे दोनों जगह पे दिस लगा हुआ था, और ये तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस बन नहीं सकता। मूव कीजिए, दो भागों में काट देना, तो वो तो सेवर ही होता है ना, क्योंकि सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत कड़ा, सीवियर पेन, सिवर नाली के लिए बोलते हैं, एंड सो किसी चीज को बोना, बीजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कॉमन एरर, आप जरा ध्यान दो कि यहां पे लगा हुआ है ऑल दो, और तब तुम्हारा दो सेंटेंस आया, और दूसरा सेंटेंस बोल रहा है इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। जो बुद्धिमान है उनको इसका रियल वर्थ जज करने में तकलीफ नहीं होगी, मुश्किल नहीं आएगा।
इसका मतलब कि ऑल्दो जब करता है तो दो ऑपोजिट मीनिंग के सेंटेंस को जोड़ता है। बुद्धिमान लोग को आराम से जज कर लेंगे, तो जो अनवेरी कस्टमर्स हैं, जो बुद्धिमान नहीं है, उनके लिए तो वो मूर्ख बन जाएंगे, यहां पे लिखा हुआ है। तो सेंटेंस का टोन पॉजिटिव चाहिए। कुछ लोगों को ये मूर्ख बना सकता है, फ्यू की जगह पे ऑफ फ्यू होगा। इसकी चमक कुछ लोगों को, कुछ मूर्ख लोगों को, कस्टमर्स को मूर्ख बना सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान है उनको जज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्यू का मतलब तो न के बराबर हो जाएगा। सो आपका यहां पे फ्यू की जगह पे ऑफ फ्यू होगा आंसर में। रिपोर्टेड स्पीच में डालना है, आई सेड टू माई मदर आई विल, तो आई वुड हो जाएगा। शी वुड तो नहीं होगा ना, ही होगा नहीं, शी होगा नहीं। आई टोल्ड के बाद टू लगा दिया है, तो तुम्हारे 19 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इफ देर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर? मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए, मेनी हो जाएगा। हाउ मेनी आर सुटेबल, क्योंकि यहां पे काउंटेबल स्टार्स के बारे में बात किया हुआ, तो मेनी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में आप ध्यान दीजिएगा। 21 में मुझे जो दिखाई पड़ा, टू रिवार्ड द ऑनेस्ट एंड द कॉम्पिटेंट, इनको रिवार्ड भी देना, एंड ऑन द अदर हैंड डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट अगर मैं रखता हूं तो तुम्हारा बी और सी एक साथ आएगा। और ये तुम्हारा पहला सेंटेंस है ही है, क्योंकि प्रोसीजर्स आपका डी कहीं यहां पे है डी, लेकिन अगर आप ए और बी को देखो तो टू रिवार्ड द ऑनेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट, तो बी और सी को हम एक साथ डालते हैं, ए तुम्हारा पहला सेंटेंस होगा ही होगा। A major drawback in our administrative system and procedures pertains to reward and punishment. हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में एक जो ड्रॉबैक है, कमी है, वो रिवार्ड और पनिशमेंट का। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ए और बी और सी साथ में आएगा, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन तुम्हारा सेंटेंस अरेंजमेंट 22 में। Therefore, otherwise, the second great truth, ये सारा सेकंड है तो इसका मतलब कि पहला भी बताया होगा। अदरवाइज और देयरफॉर के चलते ये फर्स्ट नहीं जाएगा, तो तुम्हारा तो फर्स्ट सेंटेंस ए होगा, और फर्स्ट सेंटेंस अगर ए होगा तो आंसर तुम्हारा ये जाएगा। देखो, आप में से बहुत सारे लोग कोशिश ये करते हो कि आप उसको पढ़ के समझ के बनाओ, और जो सेंटेंस मैंने दिया है उसमें समझने में दिक्कत होगी। तो आपको अगर बनाना है तो आपको सेंटेंस बनाने का ट्रिक टेकअप करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर वॉज ओवरकम विथ डैश व्हेन ही केम टू नो दैट द पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। उसके नेग्लिजेंस के चलते पेशेंट मर गया, तो डॉक्टर को क्या होगा? कंसाइंस चेतना, अपमान, इमोशन या दुख, पछतावा, रिमोर्स। The workers could no longer dash the resentment against the management and therefore decided to go on strike. अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। वो अपने नाराजगी को कंट्रोल नहीं कर पाए। और कंटेन का दो मीनिंग होता है, एक होता है किसी चीज में होना, दिस क्लास दिस बुक कंटेन्स, जिसमें होने के सेंस में, और एक कंटेन का मतलब होता है टू कंट्रोल, रोकना अपने आप को।
सो कंटेन तुम्हारा आंसर बनेगा। कंटेन का मीनिंग आपके लिए था दे विल आस्क यू, यू विल बी आस्क, सिर्फ यही है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन द वॉल, एक जो छोटा वाला प्लेट लगाते हैं तो उसको तो प्लाकी बोलते हैं ना। टेबलॉइड छोटे न्यूज़पेपर को बोला जाता है, छोटे साइज का जो न्यूज़पेपर होता है। नेक्स्ट 27 नंबर में आप नजर डालो। 27 नंबर में तुम ध्यान दो, तुम्हारा अगेन ए डी सी बी फर्स्ट सेंटेंस पे टारगेट करो। व्हेन द रिएक्टर हैज बीन शट डाउन, जब रिएक्टर बंद कर दिया गया। आप बस इतने ही दूर शुरुआत के सेंटेंस का सिर्फ थीम लेके पढ़ो। आप सिर्फ थीम लो। रिएक्टर बंद कर दिया गया, पहला चीज। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंसर्निंग द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के सेफ्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो तुम्हारा बी तो तुम्हारा पहला लग रहा है, इसको देख लो। नॉर्मली द कूलिंग ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल इज डन बाय, कूलिंग कैसे किया जाता है, द मेन कूलिंग। तो ये दोनों कूलिंग से जुड़ गया, लेकिन यहां अभी तो सेफ्टी की बात कर रहा है ना, तो तुम्हारा बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। एंड दैट इज व्हाई योर आंसर इज डी। सेंटेंस अरेंजमेंट मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप टारगेट करते हो ऐसे बनाने का, तो वो कितना भी टफ देगा ना, यू वोंट बी फीलिंग रॉन्ग। अगर आपको ऑप्शन पढ़ने आ जाए तो आई प्रेफर, प्रेफर के साथ रूल आप जानते हो कि प्रेफर लगता है, उसके बाद नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, V4 आ जाए, फिर प्रेफर का टू लगता है, फिर नाउन, प्रोनाउन और V4 जो भी कंपेयर करना हो। तो हम ऐसे करेंगे, देन लगेगा नहीं, और यहां पे देन और टू लगा दिया, यहां देन लगा दिया, यहां पे लिखा आई प्रेफर राइड टू वॉक। आई प्रेफर, अगर आप इसको नाउन बना रहे हो तो दोनों के साथ ए लगना चाहिए। आई प्रेफर राइड टू अ वॉक। नेक्स्ट भरिए, ऑन अकाउंट ऑफ साउथ अफ्रीका रेसिस्ट पॉलिसीज, साउथ अफ्रीका में नस्लवाद थे, उसके चलते मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैड डिसाइडेड टू डैश इट इकोनॉमिकली। उनको साउथ अफ्रीका को इकोनॉमिकली अलग थलग करने को उन्होंने सोच लिया कि इसको आर्थिक रूप से अलग कर दिया जाए। डिस्करेज नहीं जाएगा, हम आर्थिक रूप से किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते। प्रिवेंट किस काम से, प्रिवेंट को तो किसी काम के लिए मना किया जाता है ना। अब जरा देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 देखते हो, क्योंकि यहां पे एज लगा हुआ है तो एज मच एज नहीं लगेगा, एज ऑलरेडी क्वेश्चन के बाद लगा हुआ है। तो सो मच वेट एज या एज मच वेट एज, एज को हम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो वाले स्ट्रक्चर को हम लोग नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। सो तुम्हारे 30 का पहला ए हो जाएगा, एज मच वेट, एज हर। अभी आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट, अब ये देखना है रिलीजन, वोट्स, कास्ट, मैंडेट, इसके लिए हमें देखना है ईच सिटीजन पार्टिसिपेट्स इन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ऑफ सोसाइटी विथ कॉन्फिडेंस एंड विद द एश्योरेंस दैट हर वॉइस कैरीज, कि उसके वॉइस का मतलब उसके ओपिनियन का उतना ही वेट होगा जितना उसके इस चीज का वेट होगा। अब आपके पास ध्यान देंगे कि आपके पास एज मच वेट एज हर वोट्स, दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू एजेंट। टू यहां लगा हुआ है ना,
from this to this can only be achieved if people are liberated from dash poverty. poverty के लिए एक एडजेक्टिव डालना है, कैसा poverty? और poverty के लिए वर्ड ऑलरेडी बंधा हुआ है कि एब्जेक्ट poverty होगा, क्योंकि dreadful poverty मीनिंग से नहीं जाना है, यहां पे कोलोकेशन है, poverty के साथ एब्जेक्ट, चारों वर्ड में से एब्जेक्ट ही आ सकता है और कोई वर्ड नहीं जाएगा. ग्रिजली किसी भालूवादी के लिए हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. ड्रेडफुल भयानक, मीनिंग मैं बोल रहा हूं. रिपल्सिव किसी का व्यवहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. एब्जेक्ट बहुत दयनीय टाइप का. लेट्स मूव टू आवर कंप्रीहेंशन. आपका पहला कंप्रीहेंशन मैंने पहले बार भी बोला है कि ये तुम्हारा मेरा बनाया हुआ तो थोड़ी दिक्कत होती होगी, आप बनाएं, आपके अंडरस्टैंडिंग को ग्रोथ मिल रहा होगा. Which of the following is not definitely caused by a sleep debt? अगर स्लीप डेट होगा मतलब नींद में कमी होगी तो कौन सा डेफिनेटली नहीं होगा? आप जरा ध्यान दो. कंप्रीहेंशन में यहां पे स्लीप डेट लिखा हुआ है. द डेट शोज अप इन द डे टाइम स्लीपीनेस, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, एक्सीडेंट एंड पॉसिबली इलनेस. पॉसिबली, नॉट डेफिनेटली. सो आपका आंसर इलनेस हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल ऑफन कॉम्प्रोमाइज विद देयर स्लीप आवर्स व्हेन फेस्ड विद एक्स्ट्रा टाइम? जब उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है तो वो नींद को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? आप जरा ध्यान दीजिएगा. कि आपके इधर में कहीं लिखा हुआ है दैट स्पेशलिस्ट से एवरेज एडल्ट नीड्स 8 to 8.5 hours of snooze time each night, but most of us get only 7 or less. And when a report has to be finished or a child is sick, we borrow from our sleep time, creating us sleep debt. क्यों होगा, क्यों वो कम सोते हैं, ये पैसेज में नहीं लिखा हुआ था. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिसर्च ऑन रोडेंट्स? चूहों पे जो रिसर्च हो रहा था उसमें कौन सा सही नहीं था? रोडेंट्स वेयर केप्ट अवेक फॉर डेज एंड डेज. उनको बहुत सारे दिन उनको सोने नहीं दिया गया. वे आर फोर्स्ड टू स्टेप इनटू वाटर व्हेनेवर दे ट्राई टू स्लीप. जब उनको सोने नींद आने लगी तो उनको पानी में डाल दिया गया. अनलेस रिसर्चर इंटरवीन्ड, अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया बीच में आके तो रैट्स वुड डाई, तो मर जाएंगे. अब जरा आप ध्यान दीजिए. दे ऑल्सो नीड टू स्लीप लाइक ह्यूमन बींग्स. अनडाउटेडली ये सही है क्योंकि नॉट ट्रू देना है. They would die if not allowed to sleep. अभी हमने पढ़ा. The research was aborted prematurely. इस सेंटेंस का मतलब है कि रिसर्च को प्रीमैच्योर, मैच्योरिटी के मतलब रिजल्ट आने के पहले ही खत्म कर दिया गया. ये कहीं नहीं लिखा हुआ था. जबकि 4 नंबर में इन वाटर दे कैन नॉट स्लीप, इसीलिए जब नींद आ रही थी उनको पानी में डाल दिया गया. Which of the following is definitely true about the author? ऑथर क्या है उसके बारे में डेफिनेटली ट्रू. और आप ध्यान दीजिए, टेस्ट फैक्टर उसको बोलते हैं जिस पे किसी रिसर्च को किया जाए रिजल्ट जानने के लिए कि वो उस पे रिसर्च का कैसा असर पड़ रहा है. इसको टेस्ट फैक्टर बोलते हैं. और आप ध्यान दो तो ऑथर के साथ भी वही हो रहा था. मस्ट स्टे अवेक, cannot fall asleep. Last time I dozed off. लेखक पे भी स्लीप डिप्राइवेशन का रिसर्च किया जा रहा था कि आखिर इंसानों पे कैसा असर पड़ता है. सो वो एक टेस्ट फैक्टर था. नेक्स्ट पैसेज पे ध्यान दीजिए.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के कंटेक्स्ट में कौन सा सही है। एंड आप अगर शुरुआत में देखो, some places in Hungary have a yearly suicide rate of 300 elderly people per 1 lakh people. शुरुआत में ही लिखा हुआ था हंगरी वाला। In parts of Hungary which holds Europe's record for suicides with a rate of 41 per 1 lakh people, the rate among the elderly is 300. 300 elderly people among 1 lakh। और आप अभी अगर ध्यान दीजिए तो एग्जैक्टली वैसा लिखा हुआ। बाकी तीनों जो फैक्टर है ना, वो एज इट इज इन पैसेज में लिखे हुए, कुछ उसमें चेंज है, इसीलिए तीनों गलत हैं। आपका अगर आंसर गलत हुआ होगा तो एक बार इन फैक्टर्स को वहीं पे जहां पे मैंने किया ना, वहीं पे पूरा डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट एंड कम्युनिटी सर्विसेज आर यील्डिंग लेस रिजल्ट्स इन रिसेंट टाइम्स ऑन अकाउंट ऑफ द कम्युनिटी और स्टेट सर्विसेज अभी वो असर नहीं डाल पा रहे हैं, क्यों? और आप जरा ध्यान दीजिए कि community services have worked to fill the gap with counseling, but there has been a setback का मतलब उसमें बुरा असर पड़ा है। To this very recently, more and more people are beginning to consider the way they die as an equally personal choice। उसको वो इक्वली पर्सनल चॉइस, कैसे हम मरेंगे वो डिसाइड करने लगे हैं। इसीलिए कम्युनिटी सर्विस अब काम नहीं कर रहा है। हॉटली डिबेटेड, आप जरा ध्यान दीजिएगा, हॉटली को जहां पे आंसर था, यहां पे देखिए, हॉटली डिबेटेड एक ऐसा मुद्दा है जिसपे डिबेट बहुत ऐसे हो रहा है। जरा देखिए, वार्मली, एंग्रीली, एक्सटेंसिवली या पैशनेटली, जिसमें लोग बहुत एकदम पूरे एकदम पैशन के साथ डिबेट कर रहे हैं। एंड हिटिंग का a whole new range of how to do books hitting the market, जो मार्केट में आ रही हैं, सेलिंग या रिचिंग। ध्यान दीजिएगा, वो मार्केट में अभी जो किताबें आ रही हैं उनको, ये डी नंबर ऐसे ही हो गया था। मार्केट में वो आ रही है किताब, नॉट सेलिंग द मार्केट, रीचिंग द मार्केट। नेक्स्ट, इनएनिमेट एज यूज्ड इन द पैसेज। पैसेज में इनएनिमेट का ऑपोजिट क्या है? और इनएनिमेट का मीनिंग होता है निर्जीव। After all, science in itself is inanimate. It has no will of its own. उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो निर्जीव है, निष्क्रिय है। उसका उल्टा लिविंग है वो। ऑपोजिट फोस्टर्ड, और फोस्टर्ड का जरा आप देखिएगा, फोस्टर्ड अगले वाले पेज में था, सॉरी। बाय लेइंग अनड्यू स्ट्रेस ऑन मैटर एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पिरिट, आत्मा, मैटर मतलब भौतिकवादिता, हम भौतिकवादिता पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं,
अध्यात्म के अपेक्षा, आत्मिक संतोष के अपेक्षा, साइंस हैज फोस्टर्ड, साइंस हैज कॉज्ड, साइंस हैज इनकरेज्ड, साइंस ने बढ़ावा दिया है मैटेरियलिज्म को, भौतिकवादिता को। साइंस ने भौतिकवादिता को बढ़ावा दिया है। और आप जरा बढ़ावा देने का मतलब देखो कि फोस्टर्ड का, और अगर अपोजिट देना है तो उसने डिस्करेज किया है। नेक्स्ट, इम्ब्यूड, इम्ब्यूड का सिमिलर मीनिंग, मेन विथ अ कंसाइंस आर काइंडर, जो जिस आदमी में चेतना होती है वो दयालु होता है, मोर रिलीजियस एंड इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और उसमें टॉलरेंस की भावना भरी रहती है, फिल्ड विथ। और फील्ड तो तुम्हारा ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अकॉर्डिंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस। साइंस अभी हम लोगों ने जहां पे पढ़ा था ना, फॉर इनएनिमेट की जगह पे, इट हैज नो विल ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सो आपका जो आंसर आपने जो बनाया था, आपका कितना सही हुआ, आपने कंप्रीहेंशन और सेंटेंस में पर्टिकुलरली दो चीजों को कितने अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि फिलर्स, कॉमन एरर्स सब थोड़े नॉर्मल नहीं है, थोड़े अटपटे हैं, मतलब अनकॉमन टाइप के हैं। आपका पेपर में कैसा रहा? अगर इधर में स्कोर अच्छा हो रहा है तो बी वेरी श्योर कि वो स्कोर अच्छा जाएगा। थैंक यू। अगले सेट के एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सबको।